Hello everyone, we are reading the chapter number 1 of civics for class 9th और what is democracy, why is democracy। तो हमने अभी तक किया था कि डेमोक्रेसी होती क्या है और कुछ देश ऐसे हैं जो लगते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं बट एक्चुअली दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। तो अब हम आए हैं टॉपिक नंबर 1.2 पे, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और फीचर्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि रूलर्स की डेफिनेशन क्या है एक डेमोक्रेसी में, या फिर जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरह से होने चाहिए। तो उसी से आगे हम फर्स्ट फीचर पढ़ते हैं, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो जितने भी लीडर्स हैं जिनको जनता इलेक्ट करती हैं, जिनको उस कंट्री के पीपल इलेक्ट करते हैं, मेजर डिसीजन उनके हाथ में होते हैं। तो लेट्स रीड दिस फीचर। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे हम समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew the democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. तो पाकिस्तान की बात हो रही है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने यहाँ के मिलिट्री कूप को लीड किया था और बहुत ही, मैं कहूँगी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स में इनका नाम जो है बहुत फेमस है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ का। और ये लीडर थे एक मिलिट्री कूप के पाकिस्तान में। और 1999 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ओवरथ्रू कर दिया था वहाँ की जो डेमोक्रेसी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया था एंड अपने आप को क्या डिक्लेयर किया था इन्होंने, चीफ़ एग्जीक्यूटिव। उस समय पे इन्होंने अपने आप को चीफ़ एग्जीक्यूटिव कंट्री का घोषित कर दिया था। लेटर द चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। और उसके बाद जो है इन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज करके क्या कर लिया था, प्रेसिडेंट कर लिया था इन 2002 में। हैड अ रेफरेंडम इन द कंट्री दैट गारंटेड हिम अ 5-year एक्सटेंशन। और एक रेफरेंडम किया था इन्होंने। रेफरेंडम क्या है उसकी डेफिनेशन भी हम ज़रूर रीड करेंगे। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में वहाँ की जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जो, उसको हटा दिया था और ख़ुद जो है वो क्या, चीफ़ एग्जीक्यूटिव बन बैठे थे। और उसके बाद 2002 में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। और ये जो रेफरेंडम था ये क्या था, द कंट्री दैट गारंटेड हिम 5 years एक्सटेंशन। और 5 साल तक उनको एक्सटेंशन भी मिल गया था, यानी दूसरे प्लान में भी वो प्रेसिडेंट रहे थे। Pakistani media, human rights organizations and democracy activists said that the referendum was based on rulers। तो अब हुआ क्या था, ये रेफरेंडम था क्या, इसमें एक इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे और जिसमें ये पूछा गया था कि क्या आप दोबारा से जनरल परवेज़ मुशर्रफ को यहाँ का प्रेसिडेंट बनाना चाहेंगे। तो उसमें जो है इनकी पक्ष में जो है वोट आए थे। तो लेकिन वहाँ की मीडिया ने इसको खारिज किया था। वहाँ की मीडिया जो थी या जो ह्यूमन एक्टिविस्ट थे वहाँ के, उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया था इस बात से कि ये जो रेफरेंडम है ये बिल्कुल ही फॉल्स है। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय पीपल। तो अब जो वहाँ के लोग हैं या वहाँ के जो भी और दूसरे नेता थे, उनके हाथ में कोई भी डिसीजन नहीं रहा था। और डिसीजन फाइनली कौन ले रहा था, वहाँ की मिलिट्री या फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज़। तो ऐसा ही होता है, बहुत सारे डिक्टेटरशिप है जिन कंट्रीज़ में, या फिर मोनार्की है जिन कंट्रीज़ में, वहाँ पर दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। तो वहाँ पर भी इलेक्शन तो होते हैं दिखावे के लिए, लेकिन जो असली पावर है, जो शक्तियाँ हैं, वो किसके हाथ में हैं, सिर्फ वहाँ के डिक्टेटर के हाथ में। और वो जो डिक्टेटर है जिसके हाथ में पावर है वो इलेक्टेड नहीं होता, मतलब लोगों ने उसको इलेक्ट नहीं किया है, वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी ताकत से वहाँ पर इस पोस्ट पर बैठा है। इन अ फ्यू कंट्रीज़ द रियल पावर वॉज इन सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नोट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। तो इस तरह की गवर्नमेंट को जिसमें जो है जो रूलर होता है वो इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं होता, तो उसको हम डेमोक्रेसी या पीपल्स रूल नहीं कह सकते।
दिस गिव्स अस अ फर्स्ट फीचर, तो यही हमें फर्स्ट फीचर देता है डेमोक्रेसी का। क्या है वो फर्स्ट फीचर? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी रेस्टेड विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी में सबसे पहला जो फीचर है वो ये होना चाहिए कि जो पावर है, जो रूल करने की शक्ति है, वो किसके हाथ में होनी चाहिए? उस पर्सन के हाथ में होनी चाहिए जिसको इलेक्ट किया है लोगों ने। तो सेकंड फीचर पे आते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। सबसे पहले अगर हमने कहा इलेक्टेड पर्सन के हाथ में होना चाहिए, लेकिन ये इलेक्शन किस तरह का होना चाहिए वो हम इस फीचर में पढ़ेंगे। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years ऑफ इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। तो चाइना की का एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पर, और चाइना में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है रेगुलरली। कॉल्ड कनूनगो रेनेम डाइबियाओ दाहुई। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस यहाँ की पार्टी है। तो द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो इसके हाथ में ही वो पावर है जो जिससे कि यहाँ की कंट्री का, ये जो चाइना है, यहाँ का प्रेसिडेंट चुना जाता है। और पार्टी का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। और ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है इसमें लगभग 3000 मेंबर है जो कि चाइना के अलग अलग पार्ट से चुने जाते हैं। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स टू अप्रूवल ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन जो मेंबर्स हैं वो किसकी सहमति के बिना नहीं चुने जाएंगे? वहाँ की एक और पार्टी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी सहमति के बिना, उसका अप्रूवल चाहिए उसको अगर उसको इलेक्शन में खड़े होना है। ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और द 8 स्मॉलर पार्टीज आर अलाइड टू इट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002 and 3। केवल इसी पार्टी के अप्रूवल वाले मेंबर्स ही वहाँ पर इलेक्शन लड़ सकते थे। और ये जो है अलाउ किया गया 2002 और 3 में उन्हीं मेंबर्स को सिर्फ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन अब बात देखने वाली ये है कि मेंबर जिस मर्जी पार्टी के चुने जाए, लेकिन सरकार किसकी बनेगी? कम्युनिस्ट पार्टी की। यानी वहाँ पर मेन जो रूलिंग पार्टी है वो क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी। और उसी पार्टी के लोग जो है सरकार बनाते हैं। दैट मीन्स उसी पार्टी का होल्ड है वहाँ पर। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। तो अब मैक्सिको का एग्जांपल लेते हैं। मैक्सिको 1930 में आज़ाद हुआ था और उसके बाद जो है इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर भी हर 6 साल के बाद, और वो इलेक्ट करते हैं अपना प्रेसिडेंट। दिस कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। तो मैक्सिको जो है कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटर रूल के अंडर नहीं रही है। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय पार्टी कॉल्ड PRI। तो यहाँ पर एक पार्टी है जिसका नाम है PRI। कहते हैं कि कोई मिलिट्री रूल नहीं रहा, कोई डिक्टेटरशिप भी नहीं रही, बट फिर भी इलेक्शन जो है लगातार कौन जीता आ रहा है 2000 तक की बात हो रही है। PRI एक पार्टी है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो कहाँ है? मैक्सिको में। और यही पार्टी जो है वहाँ के इलेक्शन लगातार जीत रही है। ऑपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। ऑपोजिशन पार्टी भी इलेक्शन में तो खड़ी होती हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो जीत गई हों या उन्होंने PRI को हरा दिया हो। but never managed to win. The PRI was known to use many dirty tricks to win election. All those who were employed in government offices had to attend its party meetings. Teachers of government schools used to force parents to vote for PRI. Media largely ignore the activities of opposition political party except to criticize them. तो बहुत सारे ऐसे मैं कहूँगी प्रैक्टिसेस होती हैं वहाँ पर। ये जो पार्टी है PRI, ये बहुत सारी ट्रिक्स अपनाती है इलेक्शन को जीतने के लिए। वहाँ पर जो है जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं और उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको PRI को ही वोट करना होता है। दे आर बाउंड टू वोट PRI। दूसरी बात कि जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के, उनको फोर्सफुली बोला जाता है वोट देने के लिए भी, प्लस उनको पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए बोला जाता है कि वो भी PRI को ही वोट करें। और जो है इस तरह से जो मीडिया है वो भी ऑपोजिशन का ज़्यादा साथ नहीं दे पाते और कहते हैं
Parties accept to criticize them. Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute. तो इतना मैं कहूँगी वहाँ पर करप्शन और ये इतनी माल प्रैक्टिसेस हैं कि वोटिंग को लेकर कि वहाँ पे लास्ट मिनट में भी पोलिंग बूथ को चेंज कर दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जस्ट टू कास्ट वोट, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि लास्ट मिनट में पोलिंग बूथ ही चेंज हो गया है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल टू कास्ट देयर वोट। द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। तो बहुत सारे पैसे भी खर्च करती है ये पार्टी। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। तो क्या अगर किसी देश में इस तरह का इलेक्शन होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, या फिर वहाँ पर जो रूलर इलेक्ट होकर आएगा क्या वो फेयर मैनर में आएगा या वो ऑनेस्ट तरीके से आएगा, तो नहीं। तो reading these examples we get a sense that we cannot there are many problems here. In China the elections do not offer the people any serious choice. चाइना में भी लोगों को चॉइस ही नहीं दी जाती कि वो जो है चॉइस कैसे देंगे, क्योंकि एक ही पार्टी जो है वो अप्रूवल दे रही है दूसरे कैंडिडेट्स को खड़े होने के लिए, तो चाइना में चॉइस नहीं है लोगों के पास। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम्ड टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। लेकिन अब मैक्सिको में चॉइसेस तो हैं बट वो एक पार्टी ही इतना ज़्यादा उसने मैं कहूँ भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है कि वो दूसरी पार्टीज़ को आगे आने ही नहीं देती, तो लोगों के पास वहाँ भी कोई चॉइस नहीं बचती। देयर वर नो वे ऑफ रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। कोई चांस ही नहीं है कि रूलिंग पार्टी हार जाए। इवन इफ़ द पीपल आर अगेंस्ट these are not fair elections। चाहे लोग उसके अगेंस्ट भी हो लेकिन वोट में अगर वो जीती है, PRI अगर ने विन किया है तो लोगों को उसकी सरकार बनानी पड़ेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि इस तरह का इलेक्शन कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। वी कैन thus add a second feature of our to our understanding of democracy. Holding election of any kind is not sufficient. The election must offer a real choice between the political alternatives, and it should be possible for people to use his choice to remove the existing rulers if they wish so। तो ये जो है हमें नेक्स्ट फीचर देता है डेमोक्रेसी का कि किस तरह से एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए ताकि लोगों को चॉइस मिले अपने पसंद का रूलर चुनने की। सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का आधार क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव टू फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो जो भी पावर में है ऐसा नहीं कि उन्होंने जीतना ही जीतना है, अगर लोग चाहें तो उन्हें हटा भी सकते हैं। We shall find out one more about democratic election in chapter 3। चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में और भी ज़्यादा। तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फीचर पे, वो है 1 person 1 vote 1 वैल्यू। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी फीचर है डेमोक्रेसी का। अगर ये नहीं है तो डेमोक्रेसी होना पॉसिबल ही नहीं। तो लेट्स रीड। अर्लियर वी रेड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वॉज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो हमने पढ़ा है कि डेमोक्रेसी के लिए जो स्ट्रगल थी उसको लिंक किया है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कैसे होनी ज़रूरी है डेमोक्रेसी में। द प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो प्रिंसिपल है, ये ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। येट देयर आर मैनी इंस्टांसेस ऑफ डिनियल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। लेकिन अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे डिनायल है, इक्वल राइट्स नहीं है वोट्स के। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote। तो सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल लिया है। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा देश ऐसा है जहाँ पे वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो वो है सऊदी अरेबिया, जहाँ पे फीमेल्स को वोट देने का अधिकार नहीं था 2015 तक। एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get a right to vote। तो एस्टोनिया में क्या है कि वहाँ पर रशियन लोग जो है माइनॉरिटी में हैं
और उनको बहुत मुश्किल होती है कि उनको राइट टू वोट नहीं मिला हुआ वहाँ पर। तो ये भी एक दूसरा एग्जांपल है। एक तो हमने सऊदी अरेबिया का देखा, उसके बाद हमने एंटोनिया का देखा, उसके बाद आ जाते हैं हम फिजी के एग्जांपल पे। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन ऑफ एन इंडियन फिजियन। तो यहाँ पर भी वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। जो फिजी के लोग हैं और जो इंडियन फिजियन हैं उनके वोट की वैल्यू यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये थर्ड फीचर है हमारी डेमोक्रेसी का। किस तरह से? इन डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन्स मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के वोट की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो और किसी के वोट की वैल्यू ही ना हो, या वो उसको वोट कास्ट करने में कोई दिक्कत आ रही हो। तो वन वोट और वन वैल्यू होनी चाहिए वोट्स की। तो ये इसके साथ ही हम थर्ड फीचर अपना फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा वट एवर आई हैव said in this video. Thank you very much.